गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय 12 में प्रवक्ता सिलेक्शन स्किल के पद पर कार्यरत हूँ। टीटीसी एलआरडीसी द्वारा जो ई वीडियो लेक्चर श्रृंखला आरंभ की गई है, इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम सब्जेक्ट कोड E202 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बॉयलर्स का जो चैप्टर है उस पर डिस्कशन करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स, वर्किंग ऑफ कॉमन बॉयलर्स, जिनमें बेबकॉक्स, विलकॉक्स बॉयलर और कॉकरन बॉयलर हैं, इन पे चर्चा करेंगे। आज के इस लेक्चर के डिस्कशन को आरंभ करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि स्टीम का जनरेशन और स्टीम का यूटिलाइजेशन ये दो बड़े महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के लिए हमें पहले मैकेनिकल पावर की आवश्यकता पड़ती है और मैकेनिकल पावर जनरेट करने के लिए हम टरबाइंस का उपयोग करते हैं। पावर जनरेशन के डिफरेंट मेथड्स का हम यूज करते हैं, जिनमें कुछ कन्वेंशनल मेथड्स हैं, कुछ नॉन कन्वेंशनल मेथड्स हैं। जितने भी पावर जनरेशन के कन्वेंशनल मेथड्स हैं उनमें हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का उपयोग करते हैं, और जो नॉन कन्वेंशनल मेथड्स हैं उनमें हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का उपयोग करते हैं। क्योंकि जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं ये डिप्लॉयटिंग रिसोर्सेज हैं और समय के साथ साथ इनकी क्वांटिटी लगातार कम हो रही है। दे आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऐसी अवस्था में अभी जो कंसंट्रेशन है वो दोनों प्रकार के एनर्जी जनरेशन के ऊपर है, कन्वेंशनल पावर जनरेशन एंड नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन। नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन की बात करें तो हम जैसे सोलर पावर का बात कर सकते हैं। सोलर जनरेशन है, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि हम सोलर एनर्जी का उपयोग करके पावर का जनरेशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही विंड पावर है। लेकिन अभी भी जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं इन पर हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इनके लिए एक स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए, कुछ ऐसे टूल्स वगैरह चाहिए जिनकी कॉस्टिंग ज़्यादा है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये है कि भाई इस प्रकार के रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट वे में अवेलेबिलिटी है। तो ऐसी अवस्था में हम अभी भी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं, और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के माध्यम से जो पावर जनरेट की जाती है उसमें थर्मल पावर प्लांट्स का विशेष योगदान है। थर्मल पावर प्लांट्स में पावर जनरेशन की हम बेसिक कंसेप्ट की अगर बात करें तो जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो कोल बेस्ड हो सकते हैं, गैस बेस्ड हो सकते हैं, ऑयल बेस्ड हो सकते हैं। इवन जो एटॉमिक पावर जनरेशन है, एटॉमिक पावर प्लांट के माध्यम से वहाँ भी स्टीम का जनरेशन किया जाता है, और स्टीम के जनरेशन के लिए बॉयलर्स का उपयोग किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उन सभी में पावर जनरेशन के लिए कन्वेंशनल वे में बॉयलर्स का उपयोग किया जाता है। और ऐसी अवस्था में बॉयलर्स के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो आज के हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं बॉयलर्स के कंसेप्ट से। क्या कंसेप्ट है, पावर किस एनर्जी किस प्रकार से यूटिलाइज की जाती है और स्टीम का जनरेशन किस प्रकार से किया जाता है। बॉयलर की हम बात करें तो इट इज जस्ट एन apparatus टू प्रोड्यूस द स्टीम। और बॉयलर में फ्यूल के कंबस्शन से जनरेट होने वाली थर्मल एनर्जी है, इस थर्मल एनर्जी का उपयोग स्टीम बनाने के लिए किया जाता है। किस प्रेशर टेम्परेचर की स्टीम बनाई जानी है ये डिपेंड करता है कि हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। क्योंकि यदि हम इसके यूटिलाइजेशन की बात करें तो स्टीम टर्बाइंस और स्टीम इंजन में इसका उपयोग किया जाता है पावर जनरेट करने के लिए। ऐसे वर्ल्ड वाइड ऐसे कंट्री जहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, वहाँ पर रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स की हीटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसके साथ ही कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ती है, जैसे शुगर मिल्स, केमिकल और टेक्सटाइल मिल्स, जहाँ पर स्टीम की आवश्यकता होती है।
ये एक बॉयलर का सिंपल लाइन डायग्राम है जिसके माध्यम से बॉयलर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को शो किया गया है और उसके साथ साथ इसमें डिफरेंट जो सर्किट्स हैं वो शो किए गए हैं। यदि हम बॉयलर की बात करें तो इसमें 3 सर्किट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, गैस सर्किट, वाटर सर्किट और स्टीम सर्किट। इन सर्किट्स को इस लाइन डायग्राम के माध्यम से बहुत ही क्लियर कट वे में शो किया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि यदि हम एयर की बात करें तो एयर जो है ये सबसे पहले एटमॉस्फेयर से एयर प्रीहीटर में आ रही है और एयर प्रीहीटर से जहाँ पर इस एयर को गर्म किया जाता है, एयर प्रीहीटर एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर है जिसमें हवा को फ्लू गैसेस के पास जो वेस्ट एनर्जी है उस वेस्ट एनर्जी का उपयोग करते हुए उसे गर्म किया जाता है। गर्म हवा को सीधा बॉयलर के अंदर भेजा जाता है जहाँ पर फर्नेस के अंदर इस गर्म का उपयोग किया जाता है। गर्म हवा को बॉयलर की फर्नेस में भेजने का एडवांटेज ये मिलता है कि यदि हम ठंडी हवा को फर्नेस में भेजेंगे तो पहले हवा खुद गर्म होगी, उसके पश्चात ये बर्निंग में हेल्प करेगी। लेकिन जैसे ही हम गर्म हवा को बॉयलर के अंदर भेजते हैं तो सीधी ये फ्यूल को जलाने में सहायक होती है जिससे कि कुछ हम हीट को सेव कर सकते हैं। दूसरे सर्किट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये एक वाटर सर्किट दिखाया गया है जिसमें जो वाटर रिसोर्स है वहाँ से एक फीड पंप के माध्यम से वाटर को इकोनोमाइजर में भेजा जाता है। इकोनोमाइजर भी एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर है जिसमें 2 फ्लूइड्स के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है और उस हीट एक्सचेंज से जो वाटर होता है वो गर्म हो जाता है। वाटर के गर्म होने के पश्चात इस गर्म पानी को बॉयलर में भेजा जाता है जिससे स्टीम बनाने के लिए कम हीट सप्लाई करने की आवश्यकता पड़ती है। हम यूँ कह सकते हैं कि वेस्ट हीट का यूटिलाइजेशन करते हुए गर्म पानी को बॉयलर के अंदर भेजा जाता है जिससे स्टीम जनरेशन के लिए कम हीट देनी पड़ती है और इससे कंप्लीट बॉयलर और पूरे प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसके बाद यदि हम गैस सर्किट की बात करें तो यहाँ पर जो गैस सर्किट है उसमें गैसेस बॉयलर से निकलती हैं क्योंकि गैस का जनरेशन बॉयलर के अंदर होता है। जब हम बॉयलर के अंदर फ्यूल को जलाते हैं तो फ्यूल के जलने से गैसेस बनती हैं। इन गैसेस से सबसे पहले बॉयलर के अंदर वाटर को हीट का ट्रांसफर होता है जिससे वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर को हीट सप्लाई करने के पश्चात इन गैसेस के पास बहुत सारी हीट अवेलेबल होती है क्योंकि जितने भी पावर प्लांट्स हैं इनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। उनकी एफिशिएंसी कम होने का बहुत बड़ा कारण है कि जो फ्लू गैसेज हैं, बॉयलर की भट्टी में जो गैसेज बनती हैं ये बॉयलर की का जो बॉयलर में जो वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के पश्चात इनके पास बहुत सारी हीट अवेलेबल होती है जो वेस्ट हीट के रूप में होती है और इस हीट का यदि हम यूटिलाइजेशन कर लें तो उससे हम काफ़ी सारा सेविंग कर सकते हैं। यूँ कहें कि प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। तो बॉयलर से निकलने वाली गैसेस को हम सुपर हीटर में भेजते हैं। ये सुपर हीटर एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर है जिसमें बॉयलर से आने वाली गैसेज और बॉयलर से आने वाली स्टीम दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है। इससे स्टीम की क्वालिटी का इंप्रूवमेंट किया जाता है और स्टीम के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है जिससे गैसेस के साथ वेस्ट जाने वाली हीट का यहाँ पर स्टीम की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए काम में लिया जाता है और सुपर हीटर से इस गैस को सीधा इंजन में या जहाँ भी इसकी आवश्यकता होती है टरबाइन में वहाँ इसको भेज दिया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक स्टीम का सर्किट दिखाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉयलर से आने वाली स्टीम सुपर हीटर में जाती है जहाँ पर बॉयलर से आने वाली जो फ्लू गैसेज है जिनके पास बहुत सारी हीट अवेलेबल होती है तो उस गैसेज और स्टीम के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है और इससे स्टीम की क्वालिटी का इंप्रूवमेंट होता है और उससे इस स्टीम को हम इंजन टरबाइन भेज देते हैं और गैसेज जो होती हैं इस सुपर हीटर से निकलने के बाद इकोनोमाइजर में चली जाती है। इकोनोमाइजर में फ्लू गैसेज और जो वाटर आ रहा है फीड पंप से उन दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है जिससे फीड पंप से आने वाले वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाई टेम्परेचर के वाटर को जब बॉयलर के अंदर भेजा जाता है तो वहाँ पर स्टीम बनाने में कम हीट देनी पड़ती है। इकोनोमाइजर से बाहर आने वाली जो फ्लू गैसेज हैं ये एयर प्रीहीटर में चली जाती है जहाँ पर एटमॉस्फेयर से आने वाली एयर और इकोनोमाइजर से आने वाली जो हॉट गैसेज हैं दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है और एयर जो होती है ये हॉट गैसेज से हीट को लेकर के और प्रीहीट हो जाती है। ये हीटेड एयर सीधी बॉयलर के अंदर फर्नेस के अंदर भेज दी जाती है और जो हॉट गैसेज हैं एयर प्रीहीटर में एयर को गर्म करने के पश्चात वो सीधी चिमनी के माध्यम से एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। तो इस लाइन डायग्राम के माध्यम से बॉयलर का कंप्लीट कंसेप्ट यहाँ समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से किस किस कंपोनेंट में हीट का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर भी हम बात करें तो जितने भी कंपोनेंट यहाँ पर हम काम में ले रहे हैं
फीड पंप के अलावा जितने भी कंपोनेंट यहाँ काम कर रहे हैं दे ऑल आर हीट एक्सचेंजर्स, जैसे बॉयलर जहाँ पर फ्लू गैसेज और स्टीम के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है, सुपर हीटर जहाँ पर फ्लू गैसेज और स्टीम के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है, इकोनोमाइजर जहाँ पर फ्लू गैसेज और फीड पंप से आने वाले वाटर के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है, और एयर प्रीहीटर जहाँ पर हॉट गैसेज और एटमॉस्फेयर से आने वाली एयर के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इसमें कई प्रकार के हीट एक्सचेंजर काम में लिए गए हैं और इस कंप्लीट सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और हॉट फ्लू गैसेस के पास अवेलेबल एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए इन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसके दो एडवांटेज मिलते हैं। पहला एडवांटेज तो ये है कि प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और दूसरी बात हॉट फ्लू गैसेस जब बॉयलर से बाहर आती हैं तो उनके पास बहुत सारी हीट एनर्जी अवेलेबल होती है, जिसे यदि हम सीधा चिमनी के माध्यम से एटमॉस्फेयर में भेज दें तो उसके दो नुकसान होते हैं। पहला तो हॉट गैसेस के साथ जाने वाली हीट के कारण एफिशिएंसी कम हो जाती है, और दूसरा वो हॉट गैसेज जिनके पास बहुत सारी हीट होती है उसे यदि हम एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली छोड़ दें तो वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, जिससे थर्मल पॉल्यूशन भी बढ़ता है। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम बॉयलर की वर्किंग को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब हम बॉयलर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो बॉयलर को जनरली 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं, दूसरे वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं। बॉयलर के अंदर फ्लूइड का जो फ्लो होता है उस बिहाफ पर हम बॉयलर को कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि बॉयलर के अंदर दो फ्लूइड के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है, एक वाटर और दूसरा बॉयलर फर्नेस में फ्यूल को जलाने से बनने वाली जो फ्लू गैसेज हैं उन फ्लू गैसेज और वाटर के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है, जिससे स्टीम का जनरेशन होता है। तो उस बिहाफ पर हम बॉयलर को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज दी वाटर ट्यूब बॉयलर एंड अनदर इज द फायर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर का मतलब है कि ऐसे बॉयलर्स जिनमें जो बॉयलर ट्यूब्स होंगी उनके अंदर फ्लू गैसेज रहेंगी और ट्यूब के चारों तरफ वाटर रहेगा, तो इस प्रकार के बॉयलर को हम फायर ट्यूब बॉयलर कहते हैं। जबकि जो वाटर ट्यूब बॉयलर होंगे उनमें बॉयलर ट्यूब्स के अंदर वाटर का सर्कुलेशन होगा और ट्यूब्स के चारों तरफ हॉट फ्लू गैसेज होंगी, जिससे फ्लू गैसेज से और वाटर को हीट का एक्सचेंज होगा और स्टीम का जनरेशन होगा। इसके अलावा हम बॉयलर्स को और भी कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे हाई प्रेशर बॉयलर और लो प्रेशर बॉयलर, स्टीम बॉयलर और हॉट वाटर बॉयलर्स। तो ऐसे बॉयलर्स जो 15 psi प्रेशर से हायर लेवल पर काम करते हैं, 15 psi से हाई प्रेशर पर जो बॉयलर्स काम करते हैं उन बॉयलर्स को हम हाई प्रेशर बॉयलर्स कहते हैं। ये बॉयलर का कंप्लीट क्लासिफिकेशन यहाँ पर शो किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि यदि हम बॉयलर की एक्सेस के यहाँ पर से क्लासिफाई करें तो 3 प्रकार के बॉयलर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल बॉयलर, वर्टिकल बॉयलर्स एंड इंक्लाइन बॉयलर। यदि हम बॉयलर ट्यूब पैसेज के भी यहाँ पर क्लासीफाई करें तो जैसा कि हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया था, फायर ट्यूब बॉयलर्स और वाटर ट्यूब बॉयलर्स होंगे। मेथड्स ऑफ फैब्रिकेशन की यहाँ पर हम बात करें तो पैकेज बॉयलर्स और शॉप असेंबल्ड बॉयलर्स हो सकते हैं। नेचर ऑफ फ्यूल सोर्स की भी यहाँ पर बात करें तो गैस फायर्ड बॉयलर, ऑयल फायर्ड बॉयलर और सॉलिड फ्यूल फायर्ड बॉयलर हो सकते हैं। वर्किंग प्रेशर की भी यहाँ पर हम इन 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, लो प्रेशर बॉयलर्स एंड हाई प्रेशर बॉयलर्स। और सर्कुलेशन मेथड के भी यहाँ पर 2 प्रकार के बॉयलर्स होते हैं, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स और फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर्स। यहाँ पर सर्कुलेशन का मतलब है कि जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस फ्लूइड के सर्कुलेशन के लिए हम किस प्रकार के तरीके का इस्तेमाल करते हैं। यदि फ्लूइड का सर्कुलेशन नेचुरल या ग्रेविटी फ्लो हो रहा है तो इसे हम नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स कहते हैं, और यदि फ्लो के लिए हम किसी भी प्रकार के फोर्स का उपयोग करते हैं तो उसे हम फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन को कुछ पॉइंट्स के अंदर बता दिया गया है, जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन बॉयलर, फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर्स, एक्सटर्नली फायर्ड एंड इंटरनली फायर्ड बॉयलर्स, फोर्स सर्कुलेशन एंड इंटरनली फायर्ड बॉयलर्स, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बॉयलर्स, फोर्स सर्कुलेशन एंड नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स, स्टेशनरी एंड पोर्टेबल बॉयलर्स एंड सिंगल ट्यूब एंड मल्टी ट्यूब बॉयलर्स। यहाँ पर एक बॉयलर का एक जनरल डायग्राम दिखाया गया है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि बॉयलर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को बताया गया है। बॉयलर्स के साथ हम 2 प्रकार के स्पेशल कंपोनेंट्स का उपयोग करते हैं, एक को हम बॉयलर माउंटिंग्स कहते हैं और दूसरी को बॉयलर एसेसरीज करें। बॉयलर माउंटिंग का मतलब है कि ऐसे असेंशियल कंपोनेंट जिनको लगाए बिना बॉयलर सुरक्षा पूर्वक कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि बॉयलर के केस में सेफ्टी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। और जब बॉयलर के अंदर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हीट का जनरेशन, स्टीम का जनरेशन किया जाता है, तो ऐसी अवस्था में यदि हम बॉयलर के साथ सेफ्टी कंपोनेंट्स का उपयोग नहीं करेंगे, बॉयलर माउंटिंग्स का उपयोग नहीं करेंगे, तो इससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं
और यदि कोई भी बॉयलर किसी भी कारण से यदि बॉयलर में कोई बस्टिंग होता है, बॉयलर अगर फटता है तो उससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसी अवस्था में सेफ्टी से सुरक्षापूर्वक बॉयलर का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी होता है कि इसके साथ हम कुछ बॉयलर माउंटिंग्स को लगाएं, जिससे कि ये सुरक्षा युक्तियां होती हैं और बॉयलर को सेफ्टी प्रदान करती हैं। बॉयलर माउंटिंग के साथ साथ दूसरे कंपोनेंट जो बॉयलर के साथ लगाए जाते हैं वो एक्सेसरीज कहलाती हैं। एक्सेसरीज बॉयलर को सुरक्षा तो प्रदान नहीं करती, लेकिन ये बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए काम में ली जाती हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ इस डायग्राम में बॉयलर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्टीम ड्रम शो किया गया है, जिसके अंदर की स्टीम बनती है और बनने वाली स्टीम को टरबाइन में भेज दिया जाता है। प्रॉपर स्टेक या चिमनी शो की गई है, जिससे कि जो हॉट फ्लू गैसेज है बाहर निकल जाती है। वाटर गेज लगा हुआ है, जो कि वाटर का एक प्रकार के लेवल को मेजर करता है कि बॉयलर के अंदर कितना वाटर अवेलेबल है नहीं, क्योंकि इस बॉयलर में अगर वाटर कम होगा और हीट सप्लाई ज़्यादा होगी तो ऐसी अवस्था में भी वहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। एक ये ब्रिक फर्नेस वाली यहाँ पर शो की गई है। बॉयलर के अंदर जो फर्नेस बनाई जाती है वो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की बनाई जाती है। ऐसी ब्रिक्स का उपयोग किया जाता है जिनका रिफ्रैक्टरी इंडेक्स हायर होता है, क्योंकि यदि ब्रिक्स का रिफ्रैक्टरी इंडेक्स हायर नहीं होगा तो जो वहाँ पर हीट का जनरेशन होगा वो एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी और ऐसी अवस्था में हीट का जनरेशन कम होगा। तो इसलिए बॉयलर फर्नेस में काम में ली जाने वाली जो ब्रिक्स हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर हो जाता है। स्टोकर के माध्यम से जो फ्यूल होती है, पोलराइज फ्यूल, उसको बॉयलर के अंदर सप्लाई किया जाता है और आशपिट में जो बनने वाली राख है फ्यूल के जलने से उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। एक यहाँ पर वाटर सोर्स दिखाया गया है, जिससे कि बॉयलर फीड पंप के माध्यम से वाटर को सप्लाई किया जाता है और बॉयलर के अंदर वाटर और फ्लू गैसेस के बीच में हीट का ट्रांसफर होता है, जिससे कि वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टीम को स्टीम ड्रम में कलेक्ट कर लिया जाता है और वहां से जहां भी इसका उपयोग हो वहां इसको भेज दिया जाता है। यहाँ पर ये दोनों प्रकार के बॉयलर्स दिखाए गए हैं, फायर ट्यूब बॉयलर्स और वाटर ट्यूब बॉयलर। जो फायर ट्यूब बॉयलर्स हैं इनके अंदर हॉट गैसेस ट्यूब्स के अंदर होती है, जबकि वाटर जो है ट्यूब्स के चारों तरफ रहता है। तो जैसा कि हम आगे डिस्कस करेंगे, कॉकरन बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, दे आर आल्सो नोन एज दी फायर ट्यूब बॉयलर्स। वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर जो वाटर होता है वो ट्यूब्स के अंदर होता है, जबकि हॉट गैसेज जो होती हैं ट्यूब के चारों तरफ होती हैं। तो बैबकॉक विलक्स बॉयलर जो होता है ये एक प्रकार का वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। ये एक बॉयलर का कंप्लीट डायग्राम यहाँ पर शो किया गया है, जिसमें जितने भी कंपोनेंट्स हम बॉयलर के साथ काम में लेते हैं वो माउंटिंग्स भी हो सकती हैं और एक्सेसरीज भी हो सकती हैं, इनको यहाँ पर शो किया गया है। तो इट्स द सिंपल डायग्राम ऑफ द बॉयलर इन विच वेरियस components of the boiler or various accessories of boiler have been shown। अब हम बेबकॉक्स और विलॉक्स बॉयलर की बात करते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल ड्रम एक्सेस बॉयलर है जिसमें नेचुरल ड्राफ्ट का उपयोग करते हैं। इसमें सर्कुलेशन भी नेचुरल वे में होता है, किसी प्रकार का फोर्स सर्कुलेशन का काम में नहीं दिया जाता है। ये एक प्रकार का मल्टी ट्यूबुलर स्टेशनरी बॉयलर है जो हाई प्रेशर बॉयलर की कैटेगरी में आता है। इस बॉयलर में सॉलिड फ्यूल का उपयोग किया जाता है। सॉलिड फ्यूल को जला करके उससे फ्लू गैसेस बनाई जाती हैं और फ्लू गैसेस से वाटर को हीट का ट्रांसफर होता है, जिससे कि स्टीम का जनरेशन होता है। ये एक प्रकार का एक्सटर्नली फायर्ड वाटर ट्यूब बॉयलर है। इस बॉयलर के हम डायग्राम की बात करें तो ये एक व्यू इसका बॉयलर का दिखाया गया है, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को शो किया गया है और यहाँ पर इसके डिफरेंट सर्किट्स भी शो किए गए हैं। तो हम अगर यहाँ पर वाटर की बात करें तो वाटर की जो एंट्री होती है डाउन टेक हेडर के माध्यम से वाटर की एंट्री होती है। डाउन टेक हेडर से वाटर आकर के और बॉयलर ट्यूब्स के अंदर चला जाता है। बॉयलर ट्यूब्स में जाने के पश्चात यहाँ पर, क्योंकि ये वाटर ट्यूब बॉयलर है इसलिए इसमें वाटर ट्यूब्स के अंदर सर्कुलेट होता है और ट्यूब के चारों ओर फर्नेस में बनने वाली फ्लू गैसेज होती हैं। तो फ्लू गैसेज और वाटर के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है, जिससे वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और ये वाटर अपटेक हेडर से होता हुआ सीधा स्टीम ड्रम के अंदर प्रवेश कर जाता है। ड्रम के अंदर स्टीम को कलेक्ट कर लिया जाता है और वहाँ से फिर स्टीम को सुपर हीटर में भेजा जाता है। सुपर हीटर में स्टीम को और गर्म किया जाता है, जिससे उसका प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ जाते हैं और जनरली प्रेशर का इंक्रीज कम होता है, लेकिन स्टीम के टेम्परेचर में इंप्रूवमेंट हो जाता है, क्योंकि सुपर हीटर एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर का काम करता है, जहाँ पर बॉयलर से बाहर आने वाली फ्लू गैसेज और स्टीम ड्रम से आने वाली स्टीम के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है और स्टीम की क्वालिटी का इंप्रूवमेंट होता है। सुपर हीटर से आने के पश्चात
जो स्टीम है उसे जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ पर आवश्यकता के लिए भेज दिया जाता है। टॉप पर यहाँ पर एक चिमनी शो की गई है, जिससे कि जो फ्लू गैसेज हैं वो डिफरेंट हीट एक्सचेंजर में हीट एक्सचेंज करने के पश्चात चिमनी के माध्यम से बाहर निकल जाती है। स्टीम ड्रम के ऊपर एक मैन होल यहाँ पर दिखाया गया है, जिससे कि सफाई इसकी बॉयलर की जा सकती है। तो ये मैन होल काफ़ी बड़ा होता है, जिससे कि मेन पावर इसके अंदर जा सकता है, किसी भी मनुष्य के द्वारा इसके अंदर जाकर के सफाई इसकी की जा सकती है। बॉयलर के टॉप पर यहाँ पर एक स्टीम स्टॉप वाल्व दिखाया गया है। ये एक प्रकार की बॉयलर माउंटिंग है जो स्टीम को कंट्रोल करने का काम करती है। एक यहाँ पर एंटी प्राइमिंग पाइप दिखाया गया है, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जब स्टीम का जनरेशन होता है तो स्टीम के साथ साथ कुछ वाटर पार्टिकल्स भी उसमें होते हैं, क्योंकि स्टीम की क्वालिटी लो होती है। तो ऐसी अवस्था में जब वाटर पार्टिकल स्टीम का मिक्सचर इन ट्यूब से बाहर निकलता है तो उससे पहले एंटी प्राइमिंग पाइप के अंदर भेजा जाता है। एंटी प्राइमिंग पाइप स्टीम से वाटर पार्टिकल को अलग कर देता है, जिन्हें वापस भेज दिया जाता है, और जो स्टीम होती है वो स्टीम ड्रम के अंदर चल जाती है। इसका एडवांटेज जो होता है कि स्टीम ड्रम में केवल स्टीम ही प्रवेश करती है, वहाँ पर किसी भी प्रकार के वाटर पार्टिकल्स नहीं होते हैं। इस स्टीम ड्रम के ऊपर एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है, जो एक प्रकार का जैसा प्रेशर कुकर के ऊपर सेफ्टी वाल्व लगा होता है उस प्रकार से कार्य करता है। और जैसे ही बॉयलर का इनसाइड प्रेशर बढ़ने लगता है तो सेफ्टी वाल्व एक प्रकार से वार्निंग देता है, जिससे कि हम बॉयलर के प्रेशर को कंट्रोल कर सकें। लेफ्ट हैंड साइड में हम देखें तो यहाँ पर एक वाटर लेवल इंडिकेटर लगा हुआ है, जो वाटर लेवल को इंडिकेट करने का काम करता है, क्योंकि बॉयलर के अंदर एक वाटर का मिनिमम लेवल हमेशा मेंटेन होना चाहिए, ताकि जब भी कभी स्टीम बनाई जाए तो ऐसी अवस्था में अंदर की हीटिंग ज़्यादा नहीं हो। एक यहाँ पर फीड चेक वाल्व लगा होता है, जिसके माध्यम से फीड को चेक किया जा सकता है। लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पर प्रेशर गेज लगी हुई है, जो बॉयलर में बनने वाली स्टीम के प्रेशर को इंडिकेट करती है। क्योंकि बॉयलर में स्टीम का जनरेशन कांस्टेंट प्रेशर पे किया जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर गेज भी एक इम्पोर्टेंट मशीन का काम करती है। यहाँ पर एक टॉप पर अपटेक हेडर दिखाया गया है, जिससे कि स्टीम बाहर आती है और वो स्टीम अपटेक हेडर के माध्यम से स्टीम ड्रम के अंदर चली जाती है। लेफ्ट हैंड साइड में नीचे फायर डोर शो किए गए हैं और इसके अंदर एक जाली है। जाली के ऊपर जब हम फ्यूल को जलाते हैं तो फ्यूल को जाली के ऊपर जलाया जाता है, जिससे कि फ्यूल के जलने से दग्ध गैसेस बनती हैं, और फ्यूल के जलने पर उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है राख, वो जाली के माध्यम से आश्मिट में आ जाता है, जिससे बाद में अलग कर दिया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बॉयलर की ट्यूब्स दिखाई गई उसके साथ बेफल प्लेट्स दिखाई गई हैं। इन बेफल प्लेट्स का जो बेसिक फंक्शन होता है कि जो फर्नेस में बनने वाली फ्लू गैसेज हैं वो इन बेफल प्लेट्स से टकराती हुई डिफरेंट पाथ को अडॉप्ट करती हैं, जिससे पहले वो ऊपर की साइड में जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर ऊपर चली जाती हैं। इस प्रकार से इन फ्लू गैसेस का कंटिन्यूअस बॉयलर के अंदर रोटेशन होता रहता है और लगातार इन फ्लू गैसेस से वाटर को हीट का ट्रांसफर होता रहता है। क्योंकि ये वाटर ट्यूब बॉयलर है, इसलिए इसमें वाटर ट्यूब्स के अंदर होता है और जो फ्लू गैसेज होती हैं वो ट्यूब्स के बाहर होती हैं। तो बेफल प्लेट्स के दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो ये लगातार फ्लू गैस का डायरेक्शन चेंज करती हैं, और दूसरा फ्लू गैस के प्रेशर को बढ़ाने का काम करती है, जिससे कि गैसेज हाई प्रेशर पर लगातार सर्कुलेट होते रहे और इससे हीट ट्रांसफर की रेट बढ़ जाती है। तो इस सिंपल डायग्राम के माध्यम से हम बैकवर्क बिल्कुल बॉयलर को समझ सकते हैं, जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को यहाँ पर शो किया गया है। इसके मेन कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट इसका ड्रम होता है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और इसके अंदर वाटर और स्टीम होती है। दूसरा कंपोनेंट की हम बात करें तो इट इज ए डाउन टेक हेटर, जिससे कि बॉयलर के रेयर एंड पर लगा होता है और ये वाटर ट्यूब से कनेक्टेड होता है, और इसका रेयर एंड जो ड्रम से कनेक्ट होता है ये ड्रम से आने वाले वाटर को कलेक्ट करता है। अपटेक हेडर की बात करें तो ये फ्रंट एंड में लगा हुआ होता है और ड्रम के फ्रंट एंड से कनेक्टेड होता है। ये स्टीम को वाटर ट्यूब से ड्रम तक पहुंचाता है। वाटर ट्यूब्स की हम बात करें तो ये इन ट्यूब्स के अंदर से वाटर का फ्लो होता है, जो कि हॉट गैसेस से हीट लेकर के स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हीट का एक्सचेंज होता है, फ्लू गैसेस की जो हीट होती है वो वाटर को दी जाती है। जनरली वाटर ट्यूब्स को 10 से 15 डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड रखा जाता है, और इस इंक्लिनेशन के कारण जो बॉयलर ट्यूब्स होती हैं ये कंप्लीटली वाटर से फिल नहीं होती, जिससे कि वाटर स्टीम का सेपरेशन आसान हो जाता है। अब हम यदि बेफल प्लेट्स की बात करें तो वाटर ट्यूब्स के बीच में बेफल प्लेट्स लगाई जाती हैं, जो हॉट फ्लू गैसेस को जिगजैग मोशन देती हैं, जिससे हॉट फ्लू गैसेस लगातार बॉयलर के अंदर सर्कुलेट होती रहती हैं। फायर डोर की हम बात करें
तो ये सॉलिड फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए होता है, जिससे कि भट्टी के अंदर जो सॉलिड फ्यूल भेजी जाती है उसको जलाया जा सके। ग्रेट जो होती हैं ये बॉयलर के फर्नेस के बेस पर लगी होती है, जहाँ पर सॉलिड फ्यूल को जलाया जाता है और उससे जो राख होती है वो नीचे चली जाती है। एक यहाँ पर मड कलेक्टर लगा होता है जो बॉयलर के डाउन टेक साइड में बॉटम की तरफ लगा होता है, जिससे बॉयलर के अंदर जो भी इंप्योरिटीज होती हैं वो मड के रूप में बाहर आती है, कलेक्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर फीड चेक वाल्व लगा होता है, जिसका उपयोग बॉयलर के अंदर पानी को भरने के लिए किया जाता है, साथ में फीड को चेक करने के लिए भी किया जाता है। और जो डैम्पर है ये बॉयलर के अंदर जाने वाली जो एयर है उस एयर को कंट्रोल करता है। बेबकॉक विलकॉक की जो वर्किंग है इसके बारे में हम जैसे चर्चा कर ही चुके हैं कि सबसे पहले वाटर जो होता है ये डाउन टेक हेडर से ड्रम बॉयलर ट्यूब्स के अंदर आता है। इंक्लाइंड वाटर ट्यूब्स के अंदर जो वाटर होता है इसे हॉट फ्लू गैसेस के द्वारा गर्म किया जाता है। बॉयलर की जो फर्नेस है जहाँ पर एक जाली लगी होती है, जाली के ऊपर हॉट फ्यूल होती है, उस फ्यूल को जलाने से हमें हॉट फ्लू गैसेस प्राप्त होती हैं और बेफल प्लेट से ये फोर्स फ्लो के माध्यम से ट्यूब्स के चारों ओर इकट्ठी सर्कुलेट होने लगती हैं। ये फ्लू गैसेस जैसे वाटर के संपर्क में आती हीट का एक्सचेंज होता है और वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। जनरेटेड स्टीम को अपवर्ड मूवमेंट होता है और अपटेक हेडर के माध्यम से ये बॉयलर ड्रम में ऊपर की तरफ इकट्ठी हो जाती हैं। एंटी प्राइमिंग पाइप जो होता है ये बॉयलर में जाने वाली स्टीम से वाटर पार्टिकल्स को अलग कर लेता है, केवल ड्राई स्टीम ही वाटर ड्रम के अंदर पहुंचती है। सुपर हीटर के अंदर वाटर फ्री स्टीम जो होती है वो पहुंचती है और वहाँ पर फ्लू गैसेज और सुपर हीटर के बीच में इस हीट का ट्रांसफर होता है, जिससे कि हॉट फ्लू गैसेज जो स्टीम है उसकी क्वालिटी का इंप्रूवमेंट हो जाता है और स्टीम को जहाँ भी इसका उपयोग हो वहाँ भेज दिया जाता है और हॉट फ्लू गैसेज को एनवायरनमेंट को भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो बेबकॉक विल्कोक्स बॉयलर है ये एक प्रकार का हाई प्रेशर बॉयलर है जिसका उपयोग स्टीम जनरेट करने के लिए किया जाता है। हाई प्रेशर की स्टीम के जनरेशन के पश्चात इसे स्टीम टरबाइन में भेज दिया जाता है, जहां पर उस स्टीम का एक्सपांशन होता है और टरबाइन में स्टीम के एक्सपांशन से हमें मैकेनिकल पावर मिलती है। उस मैकेनिकल पावर से टरबाइन की शाफ्ट को रोटेट किया जाता है और टरबाइन की शाफ्ट के रोटेशन के साथ ही जनरेटर की शाफ्ट भी रोटेट करने लगती है, क्योंकि टरबाइन की शाफ्ट को जनरेटर की शाफ्ट के साथ कपल कर दिया जाता है। और जब जनरेटर की शाफ्ट रोटेट होती है तो जनरेटर की शाफ्ट के रोटेशन से मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो जाती है। थैंक यू।